हेलो स्टूडेंट्स, हम निषेचन के पद पढ़ रहे हैं, ठीक है। और निषेचन के पदों में हमने दो पदों के बारे में पढ़ लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि निषेचन के चार पद होते हैं, या जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो चार पदों में या चार स्टेप्स में पूरी होती है। चार में से दो स्टेप हमने देख ली थी। दो स्टेप कौन कौन सी देखी थी? पहली स्टेप देखी थी कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, यानी शुक्राणु और अंडाणु का पास पास से आना, ठीक है। और दूसरा स्टेप हमने क्या देखा था? शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, ठीक है। दो स्टेप के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम तीसरी स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरी स्टेप है वल्कुटी अभिक्रिया। वल्कुटी अभिक्रिया, या इसको कॉर्टिकल रिएक्शन भी कहते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन या वल्कुटी अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो ये वल्कुटी अभिक्रिया क्या है। पीछे हमने पढ़ा था कि ये क्या है? अंडाणु, ठीक है। अंडाणु, अंडाणु के अंदर ये केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर मैंने आपको बताया था बाल बीएनी के पीतक वलय होते हैं, ठीक है। और अंडे की परिधि की ओर, अंडे की परिधि की ओर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो अंडाणु की परिधि की ओर क्या पाए जाते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, इनका निर्माण किससे होता है? गोल्जिका से, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण किससे होता है? गोल्जिका से होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। ये ठीक है। इसको मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसको बोलते हैं विटेलाइन या पीतक झिल्ली। पीतक झिल्ली या विटेलाइन झिल्ली, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली और पीतक झिल्ली के मध्य क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है, ठीक है, जिसको परिपीतिकीय अवकाश कहते हैं। अब देखो, शुक्राणु, शुक्राणु क्या करता है? अंडाणु की झिल्ली को भेदता हुआ अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। शुक्राणु अंडाणु की झिल्लियों को भेदता हुआ अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही ये शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये लाल रंग की जो संरचनाएं हैं, इनको मैंने क्या बोला? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये फट जाती है। सारी की सारी कणिकाएं हैं या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये फट जाती हैं। और फट करके क्या करती हैं? ये एक झिल्ली का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? झिल्ली का निर्माण करती हैं। और इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? निषेचन झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? निषेचन झिल्ली। तो कहने का मतलब
ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद निषेचन झिल्ली का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वल्कुटी अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, कोर्टिकल रिएक्शन या वल्कुटी अभिक्रिया। तो कोर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। ठीक है, और ये निषेचन झिल्ली क्या करती है, ये अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने से रोकती है। प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर। इसी को हमने क्या तो बोल दिया, वल्कुटी रिएक्शन। ठीक है, तो वल्कुटी रिएक्शन में क्या होता है, निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। निषेचन झिल्ली का निर्माण किससे होगा, कोर्टिकल ग्रेन्यूल से। ठीक है, ये बात हो गई वल्कुटी अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद निषेचन का जो अंतिम स्टेप है वो है प्राकेंद्रकों का संलयन। लास्ट और चौथा स्टेप क्या है, प्राकेंद्रकों का संलयन। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्राकेंद्रकों के संलयन को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। ठीक है, सॉरी, कैरियोगेमी। केंद्रकों के संलयन को क्या बोला था, कैरियोगेमी। और केंद्रक में जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों के संलयन को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। ठीक है, तो चौथा स्टेप कौन सा है, प्राकेंद्रकों का संलयन। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा, ये क्या है, अंडाणु। ठीक है, और अंडाणु में ये क्या बन गई, निषेचन झिल्ली। ठीक है, क्या बन गई, ये निषेचन झिल्ली। ये यहां पर अंडाणु का क्या है, केंद्रक, और शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रविष्ट हो गया। ठीक है, ये है अंडे का कोशिका गैल। ठीक है, तो पहले अपन लेबल करते हैं इसको। ये तो है भीतर झिल्ली, ये है निषेचन झिल्ली, ठीक है, ये है अंडाणु का केंद्रक, अंडाणु का केंद्र, और ये है शुक्राणु। ये क्या है, शुक्राणु। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, तो हमने शुक्राणु की संरचना देखी। ठीक है, शुक्राणु में ये केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर ये एक्रोसोम, ये गिरवा, और ये मध्य भाग। ठीक है, अब क्या होता है, जो शुक्राणु है वो पूरा अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है। शुक्राणु का शीर्ष और मध्य भाग ही क्या है, अंडाणु में प्रवेश करेगा। ठीक है, पूंछ भाग है वो शुक्राणु का पूंछ भाग है वो अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है। तो अंडाणु में प्रवेश कौन करेगा, शुक्राणु का शीर्ष और
मध्य भाग। ठीक है, अब शुक्राणु जैसे ही अंडाणु में प्रवेश करता है, ये शुक्राणु 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, शुक्राणु 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री कोण पर घूमने का मतलब जस्ट उल्टा हो जाना, विपरीत हो जाना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही शुक्राणु 180 डिग्री कोण पर घूमता है, शुक्राणु में सबसे आगे क्या होता है, शीर्ष भाग और फिर मध्य भाग। तो जैसे ही ये शुक्राणु घूमेगा 180 डिग्री कोण पर, मध्य भाग है वो सबसे ऊपर हो जाएगा और जो शीर्ष भाग है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये तो मध्य भाग, ठीक है, ये बढ़ा दी मैंने गिरवा और ये हो गया उसका केंद्र और ये हो गया एक्टोस। शुक्राणु ये कंडीशन कब आती है, अंडे में प्रवेश करने के बाद। अंडे में प्रवेश करने के बाद शुक्राणु क्या हो जाता है, 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री कोण पर घूमने का मतलब उल्टा हो जाता है, जिससे जो मध्य भाग है, मध्य भाग तो ऊपर आ जाता है और शीर्ष भाग पीछे रह जाता है। शीर्ष भाग क्या रह जाएगा, पीछे। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, मैंने यहां पर बताया था, एक क्या पाया जाता है, समीपस्थ सेंट्रियोल। क्या पाया जाता है, समीपस्थ सेंट्रियोल। ठीक है, तो घूमने के बाद, शुक्राणु के उल्टा होने के बाद जो सेंट्रियोल है, कौन सा, समीपस्थ सेंट्रियोल, ये समीपस्थ सेंट्रियोल समीपस्थ सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल या तरकु तंतु का निर्माण करता है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, ये निषेचन के बाद की प्रक्रिया है। समीपस्थ सेंट्रियोल क्या करता है, तरकु तंतु का निर्माण करता है या स्पिंडल्स का निर्माण करता है। जो ये स्पिंडल है ये विदलन में काम आते हैं। तो समीपस्थ सेंट्रियोल का कार्य तो क्या हो गया, अंडाणु में तरकुओं का या स्पिंडल्स का निर्माण करना। ठीक है, अब देखो, ये जो शुक्राणु है और ये अंडाणु का केंद्रक है, ये क्या करते हैं, इस कोशिका द्रव्य में से जल का अवशोषण करके फूल जाते हैं, आकार में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो अब उन केंद्रकों को हम प्राकेंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक और प्राकेंद्रक में क्या मतलब है, बात समझ में आ गई। केंद्रक यहां पर सामान्य केंद्रक है, लेकिन जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, पहले 180 डिग्री कोण पर घूमता है और उसके बाद ये जो केंद्रक है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों के केंद्रक जल का अवशोषण करते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं। तो फिर इन केंद्रकों को क्या बोलते हैं, प्राकेंद्रक। क्या बोलेंगे, प्राकेंद्रक। ठीक है, तो ये केंद्रक जल का अवशोषण करके क्या बनाते हैं, प्राकेंद्रक बनाते हैं। अब शुक्राणु का जो केंद्रक है वो यहां से निकल करके अंडाणु की ओर गति करेगा। ठीक है, शुक्राणु का केंद्रक शीर्ष भाग से निकल करके किधर आएगा, अंडाणु के केंद्रक की ओर आएगा। ठीक है,
तो ये जिस मार्ग से शुक्राणु का केंद्रक जिस मार्ग से अंडाणु के केंद्रक की ओर आता है उसे हम निषेचन मार्ग क्या बोलते हैं? निषेचन मार्ग कहते हैं। ठीक है, और ये केंद्रक आकर के अंडाणु के केंद्रक से जुड़ जाता है या संलयित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। ठीक है, जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु का केंद्रक आपस में संलयित होते हैं या जुड़ते हैं तो ये एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं जिसको जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। क्लियर बात? तो ये निषेचन का फोर्थ स्टेप कौन सा है? प्राकेंद्रकों का संलयन। तो प्राकेंद्रकों के संलयन में हमने क्या देखा? जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है शुक्राणु 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। ठीक है, 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है तो क्या होगा? शुक्राणु का जो शीर्ष भाग था ये तो पीछे हो जाएगा, शीर्ष भाग तो कहां रह जाएगा? नीचे या पीछे, और जो मध्य भाग था वो आगे आ जाता है। ठीक है, फिर घूमने के बाद क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक जल का अवशोषण करते हैं और फूल जाते हैं यानी आकार में बड़े हो जाते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? पराकेंद्रक। क्या कहेंगे? पराकेंद्रक। अब शुक्राणु का केंद्रक निकल करके अंडाणु के केंद्रक की ओर गति करता है। इस मार्ग को क्या बोलते हैं? निषेचन मार्ग। और अंडाणु के केंद्रक से संलयित हो जाते हैं जिसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु किस अवस्था में होता है? अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु किस अवस्था में होगा? तो देखो ये है अंडोत्सर्ग, और अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु द्वितीयक ऊसाइड अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहेगा? द्वितीयक ऊसाइड अवस्था। ठीक है, अब ये द्वितीयक ऊसाइड अवस्था कब तक रहेगी? जब तक निषेचन नहीं होगा। यानी यदि अंडाणु को शुक्राणु का क्या मिल जाता है? उद्दीपन। उद्दीपन कैसे? जब शुक्राणु अंडाणु में क्या कर जाएगा? प्रवेश। तो उद्दीपन मिलते ही इसमें क्या होता है? मियोसिस सेकेंड कंप्लीट। क्या होगा इसमें? मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस सेकेंड होगा तो एक तो क्या बनेगा? ओवम। द्वितीयक ऊसाइड क्या बढ़ाएगा? ओवम। ठीक है, और एक क्या बनेगी? सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंड क्या बनेगी? पोलर बॉडी। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु किस अवस्था में रहता है? द्वितीयक ऊसाइड अवस्था में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि द्वितीयक पोलर बॉडी कहां बनती है? द्वितीयक पोलर बॉडी कहां बनेगी या अंडाणु कहां बनता है? तो ध्यान रखना ये अंडाशय में नहीं बनते हैं, ये दोनों ही कहां बढ़ते हैं? फैलोपियन नलिका में। दोनों ही कहां बढ़ेंगे? फैलोपियन नलिका में। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? ओवम और सेकंड पोलर बॉडी कहां बढ़ती है? निषेचन फैलोपियन नलिका। ठीक है, अंडाशय में द्वितीय पोलर बॉडी नहीं बनती है। अंडाशय में केवल प्रथम पोलर बॉडी बनती है जब मियोसिस फर्स्ट होता है।
तो मियोसिस फर्स्ट तो अंडाशय में होता है और मियोसिस सेकंड कहाँ होगा, तो मियोसिस सेकंड फैलोपियन नलिका में होगा। कहाँ होगा, फैलोपियन नलिका में। अब मियोसिस सेकंड अंडाणु में फैलोपियन नलिका में हो रहा है, तो सेकंड पोलर बॉडी भी कहाँ बनेगी, फैलोपियन नलिका में। क्लियर बात, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी के साथ जो अपने निषेचन के स्टेप थे ये कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर निषेचन के 4 स्टेप देखे हैं, यानी निषेचन की प्रक्रिया 4 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।